गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक डच बिजनेसमैन, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक भी थे। इनका जन्म डेल्फ्ट, जो कि डच रिपब्लिक में आता है, वहाँ पे 24 अक्टूबर 1632 को हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अगस्त 1723 को हुई थी। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले माइक्रोस्कोपिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट में शामिल थे। इनका माइक्रोस्कोपी के ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है और ये वो थे जिनके कारण से माइक्रोबायोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित हो पाई। ये पहले एक्नॉलेज्ड माइक्रोस्कोपिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे हिस्ट्री में, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेहतर तरीके से डिस्कवरी की। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एनिमलक्यूल कहा। इनका जो माइक्रोस्कोप था वो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, जिसके माध्यम से इन्होंने माइक्रोब्स की स्टडी की। अगर हम अन्य बातें करें तो ये जो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, इसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं की थी, खुद बनाया था उसे, और उसमें उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डर्किन्स कहा, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एनिमलक्यूल या लिटिल एनिमल। इन्होंने पहली बार इन एनिमल के जो रिलेटिव साइज है उसका निर्धारण किया। माइक्रोस्कोप में ने न केवल देखा बल्कि ये भी बताया कि जो रियल वर्ल्ड है उसकी किसी चीज की तुलना में वो कितना छोटा है। अधिकांश जो एनिमल क्यूल इन्होंने देखे वो यूनिसेल्युलर थे, लेकिन इन्होंने पॉन्ड वाटर में कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखे। पहली बार इन्होंने मसल फाइबर को ऑब्जर्व किया। इन्होंने पहली बार ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने इन्फ्यूसोरिया को डॉक्यूमेंट किया। इन्होंने कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को डॉक्यूमेंट किया। स्पर्मेटोजोआ को इन्होंने 1677 में डॉक्यूमेंट किया। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है इन्हीं के माध्यम से है। यद्यपि इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी, लेकिन इनकी जो खोजें हैं हमें इनके रॉयल सोसाइटी को लिखे गए पत्रों से मालूम चलती है। इन्होंने अपने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से 275 गुना तक का मैग्निफिकेशन अचीव किया और ये स्टेनिंग के लिए सेफ्रॉन का इस्तेमाल करते थे। आप यहाँ साइड में जो देख रहे हैं वो इनका सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है, जहाँ इस टिप के ऊपर मटेरियल को रखा जाता था और इसके अंदर 2 स्क्रू आप देख रहे हैं। एक ये मेन स्क्रू जिसके माध्यम से मटेरियल को ऊपर नीचे किया जाता था। तीनों डायमेंशन के अंदर ये मूव हो सकता है। देखिए आप, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये आगे पीछे करने के लिए है ये वाला स्क्रू, और इससे स्क्रू से साइड में भी
इसको किया जा सकता था। इस प्रकार से कंप्लीट उसकी स्कैनिंग पॉसिबल थी। नाउ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद में जो एक और टॉपिक आता है जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जो भी चीजें हैं वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि स्वतः ही प्रकट हुई हैं। उनको प्रकट करने के अंदर देवताओं का हाथ हो सकता है, सुपर पावर का हाथ हो सकता है, लेकिन कहीं से भी वो ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजिकल, जैसा आज की तारीख में हम मानते हैं कि बायोलॉजिकल ही ओरिजिन होगा, ऐसा नहीं। वो क्या मानते थे कि जो ओरिजिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ से है? नॉन लिविंग बर्ड से भी हो सकता है। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, जबकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या बोलती है कि लिविंग जो क्रिएचर है वो नॉन लिविंग मैटर से भी क्रिएट हो सकता है। उसमें उनका मानना था कि जो सुपर पावर है, ऊपर वाला है, भगवान है, जो भी कुछ कहना चाहें आप, तो उनका हाथ रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उसके उदाहरण के तौर पे कुछ एनिमल्स के बारे में बताया, जैसे कि मक्खियाँ जो कि डस्ट से पैदा हो रही है, फ्लीज, मेगर्स जो कि डेड फ्लैश से पैदा हो रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने इसके लिए कही थी। तो यहाँ ये जो डॉक्ट्राइन है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ से आई, तो ये एरिस्टोटल की देन है, जो कि 384 से 322 बीसी में जिनका कार्य था। इन्होंने एरिस्टोटल ने एक्चुअली कंपाइल किया और एक्सपांड किया जो अर्लियर नेचुरल फिलोसोफर थे उनके वर्क को, और इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो सिंपलर इन्वर्टिब्रेट हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो सकते हैं। लेकिन 17 से और 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांसिस्को रेडी और लेजारो स्प्लेंजानी, इन्होंने इस चीज का विरोध किया, चैलेंज किया। रेडी का जो महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने डिकेइंग मीट पे किया था, वो आपको पता ही होगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि मैगट, जिनको ये माना जाता था कि जो डस्ट से पैदा हो रही हैं वो एक्चुअली फ्लाइज के एग से पैदा हो रही हैं, ये डिमोन्स्ट्रेट किया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को चैलेंज किया। तो इस काम के लिए ये काम इन्होंने पब्लिश कराया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द जनरेशन ऑफ इंसेक्ट के नाम की एक इनका सीरीज था एक्सपेरिमेंट की, उसमें 1668 में, जिसके अंदर इन्होंने अरिस्टोटल की जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी या स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, उसको चैलेंज किया था। इस काम के लिए रेडी ने 6 जार लिए और उनको 3-3 के 2 ग्रुप में बांट दिया। पहले जार में इन्होंने अननोन ऑब्जेक्ट रखा, सेकंड जार में इन्होंने डेड फिश रखी, और थर्ड के अंदर उन्होंने
रो चंक ऑफ व्हील इन्होंने उसके अंदर रखा। हर एक जार के ऊपर इन्होंने एक फाइन गॉज बांध दिया जिससे केवल एयर अंदर जा सकती है फर्स्ट ग्रुप ऑफ जार को। इसके अलावा इन्होंने अन्य जो जार हैं उनको ओपन रखा। तो इन्होंने देखा कि कुछ दिनों बाद मैगट्स ओपन जार में पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो गॉज कवर्ड जार है उनके अंदर पैदा नहीं होते। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ ही। उन्होंने 3 जार के अंदर मीट रखा, एक जार को अनकवर्ड रखा और 2 जार के अंदर इन्होंने उसको कवर्ड रखा। कवर करने के लिए एक के अंदर इन्होंने कॉर्क का इस्तेमाल किया और दूसरे के अंदर फाइन गॉज का इस्तेमाल किया। और इसमें इन्होंने देखा कि जो मैगट हैं वो केवल अनकवर्ड जार के अंदर पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ जो जार कवर किए गए थे उनके अंदर गॉज के ऊपर, जो गॉज वाला था उसमें गॉज के ऊपर कुछ मैगट अपीयर तो हुए लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए, जबकि कॉर्क वाले के अंदर किसी भी तरीके का कोई मैगट डेवलप हुआ ही नहीं, ना बोतल के अंदर, जार के अंदर, ना ही जार के बाहर। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब जो एग्स हैं वो मीट के ऊपर पड़ रहे हैं तो वहां पर मैगट बन रहे हैं और वो मेटामॉर्फोसाइज होकर के फ्लाई बन रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो पा रहे। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के अंदर चैलेंज करने वाले थे रेडी। इसके बाद में जैसा आपको बताया ल्यूकेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कर ली। अभी भी कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि भाई एनिमल जो हैं वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो सकता है, लेकिन बाद में अन्य प्रयोगों से साबित हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन प्रमुख प्रयोगों में जॉन नीडल जो था 1713 से 1781 तक, इन्होंने बॉइल्ड मटन ब्रॉथ का इस्तेमाल किया और इन्होंने कंक्लूड किया कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर वाइटल फोर्स होती है। लेज़ारो स्प्लेंजानी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, जैसा आपको बताया था कि ये प्रमुख चैलेंजर में से एक थे, इन्होंने स्थापित किया कि एक्सटर्नल एयर, बाहरी हवा जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ ऑफ एनिमल जो कि ऑलरेडी कल्चर मीडियम में है। और इन्होंने ये भी पता किया, ये भी बताया कि अगर एयर को गर्म करके गुजारा जाए तो जो हीट है वो डिस्ट्रॉय कर देगी एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ को। यानी कि अब एयर के अंदर वो एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो कल्चर मीडियम में मौजूद उस अदृश्य एनिमल को सपोर्ट कर सके। हालांकि यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि उनका मानना ये था कि एयर के अंदर लाइफ को सपोर्ट करने की एबिलिटी होती है, जबकि रेडी ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एयर कैरी कर रही है सीड्स को। इसके बाद थियोडोर स्वान का एक्सपेरिमेंट भी काफी इम्पोर्टेंट रहा, जिन्होंने बताया कि अगर एयर फ्लास्क में से गुजर रही है और ऐसी स्थिति में अगर उसे रेड हॉट ट्यूब से गुजारा जाए तो जो मीडियम है वो स्टेराइल ही बना रहेगा, क्योंकि जब एयर को उस ट्यूब से गुजारा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में एयर में मौजूद जितने भी माइक्रोब हैं वो नष्ट हो रहे हैं। जॉर्ज फ्रेडरिक शोडर और थियोडर वॉन डच, इन्होंने एयर को स्टेराइल कॉटन वूल से गुजारा और पाया कि मीडियम अभी भी स्टेराइल रहता है। जाहिर तौर पे जो कॉटन वूल है
वो जितने भी माइक्रोब्स हैं और बाकी जो भी आप ये कह सकते हैं सीड्स पॉलन्स वगैरह हैं, उनको सबको रोक रही है। इसलिए मीडियम में कुछ भी डेवलप नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी फेलिक्स पॉशेट जैसे लोगों ने अगेन ये क्लेम करने की कोशिश की कि स्टेराइल मीडियम में भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है विदाउट एनी एयर कंटामिनेशन। लेकिन फाइनली इस डिबेट को सेटल डाउन किया लुइस पास्चर ने 1822 से 1895 में, जिनका वर्क था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, जिनमें उन्होंने कॉटन फिल्ट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया और स्वान ने एक फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया, उससे स्थापित किया कि विदाउट कंटामिनेशन किसी भी प्रकार का जो लाइफ है वो कल्चर में डेवलप नहीं हो सकती। अदरवाइज अगर किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं है तो अदरवाइज जो मीडियम है वो टोटली स्टेराइल रहेगा। और उन्होंने स्थापित किया कि कोई भी जीवन जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा हो रहे हैं, ना कि स्पॉन्टेनियसली। तो इस तरीके से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, उसका यहाँ पर जा करके अंत हुआ और इस पर स्थापित हुआ कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती। तो इसके साथ ही मैं ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो टर्न है उससे हम प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।